हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आते हैं दूसरे पार्ट पे, एविडेंस एक्ट का रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। पार्ट 2 सेक्शन 3 to 50 में से बताया गया है। सबसे पहला सेक्शन 3 है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। एविडेंस जब भी दिया जाएगा तो वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड ही दिया जाएगा। फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होते हैं जिन्हें अल्टीमेटली आपको प्रूव करना होता है। फैक्ट इन इशू को हम फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। अब इस हियर इन आफ्टर का मतलब क्या है? हियर इन आफ्टर का मतलब ये है कि सेक्शन 4 से लेके 50 तक जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं वो हमें ये बताते हैं कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस हमेशा दो ही चीज का दिया जाता है, वो है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का। रेलेवेंट फैक्ट को हम फैक्टम प्रोवेंशिया भी कहते हैं। इस सेक्शन में ये एक्सप्लेनेशन है, वो ये बात करता है that this section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to the civil procedure। ये सेक्शन कोई भी ऐसे पर्सन को एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करता है जो कि सिविल प्रोसीजर के थ्रू डिसएंटाइटल्ड कर दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 जो कि बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसे ही हम रेसगेस्टी भी कहते हैं। फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट whether they occurred at the same time and place or at different time and places। फैक्ट जो इशू में नहीं है लेकिन वो फिर भी इतने ज्यादा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़े हुए हैं कि वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट बनते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर इल्जाम लगा है बी के मर्डर का। जो कुछ भी ए और बी के द्वारा किया गया या जो भी लोग उसे मारते पीटते हुए देख रहे थे, उसके मारने पीटने के पहले या मारने पीटने के बाद वो भी इस ट्रांजेक्शन का पार्ट बनता है। रेस केसटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंटेम्पोरेनियस स्टेटमेंट और स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट। अब ये कंटेम्पोरेनियस का मतलब क्या है? कंटेम्पोरेनियस स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एक्ट और इवेंट पे किया गया हो, उसे ही हम कंटेम्पोरेनियस कहते हैं। और दूसरा है स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट मेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट विदाउट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन और फैब्रिकेशन। स्टेटमेंट जो इमीडिएटली एक्ट के बाद किया गया हो लेकिन इतना समय ना हो कि उसमें फैब्रिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे ही हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं रेस गेस्टी से रिलेटेड जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको देखते हैं। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879। The court held that the statement, "See what Bedingfield has done to me," is not admissible because it was not made during the transaction। इस केस का फैक्ट ये था कि एक वुमन थी और उसका हस्बैंड था बेडिंगफील्ड। उस वुमन का थ्रोट स्लिट कर दिया गया था और वो स्लिट थ्रोट के से ही रूम के बाहर आती है और वो ये बोलती है, "सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी"। लेकिन कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो कोर्ट ने ये कहा कि जब उसने ये स्टेटमेंट दिया और जब वो ये इंसिडेंट हुआ, दोनों के बीच में टाइम गैप था, इसीलिए कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना। लेकिन इस जजमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और दूसरा जजमेंट आया आर वर्सेस एंड्रयूज के केस में जो कि 1987 में आया। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर अ स्टेटमेंट टू बी एडमिसिबल अंडर रेस गेस्टी इट मस्ट बी इन मेड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ कंकोशन इंश्योरिंग रिलायबिलिटी टू द मेन इवेंट। इस केस में कोर्ट ने बेसिकली कहा कि स्टेटमेंट को एडमिसिबल होने के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी जो है एडमिसिबल हो सकता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इतनी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट हो और उसकी रिलायबिलिटी खराब हो। दूसरा केस है रैटन वर्सेस रेजिना का केस। रैटन वर्सेस रेजिना 1971 का केस है। इसमें वाइफ गन शॉट हुआ था उसे, लेकिन एक्यूज ने ये क्लेम किया कि वाइफ को एक्सीडेंटली शॉट हुआ। लेकिन वाइफ ने एक
गनशॉट होने से पहले उसने एक इमरजेंसी कॉल किया था पुलिस को। तो इससे क्लियरली पता चलता है और कोर्ट ये हेल्ड करती है दैट द डिस्ट्रेस कॉल मेड बाय द विक्टिम शॉर्टली बिफोर शॉट was admissible under res geste as it was spontaneous or contemporaneous reaction leaving no time। बिल्कुल भी रिएक्शन कर टाइम नहीं था किसी प्रकार का फैब्रिकेशन का, इसीलिए कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना और रेलेवेंट माना। Sawal Das versus State of Bihar. In this case, Supreme Court held that statement made by witness was made admissible under Section 6 of Indian Evidence Act, जो कि अब Section 4 और BSA में इसे बताया गया है रेस गेस्टी को। पहले ये Section 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था। एक और कंसेप्ट है जो कि है रेस गेस्टी, एक एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। अब ये हियरसे एविडेंस क्या होता है? हियरसे एविडेंस को हम सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है फैब्रिकेट करने की। वो ओथ पे नहीं लिया जाता है और ना ही उसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं। हियरसे एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मानते हैं, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट में, ना ही बीएसए में। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था जिस पे कि ये बेस्ड है कि हियरसे एविडेंस जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए में एडमिसिबल नहीं माना जाता है। आते हैं सेक्शन 5 की ओर, जो कि बात करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसमें 4 चीजें ध्यान देने वाली है। सबसे पहली ओकेजन, दूसरा कॉज, तीसरा इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट और चौथी जो चीज है वो है अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला है ओकेजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेले में गए हो और भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके अगर आपको रॉब्ड कर लिया गया है, आपके पर्स को चोरी कर लिया गया है, तो ये क्या दिखाता है? ये आपको ओकेजन दिखाता है। दूसरा है कॉज, कॉज किसी कारणवश। तीसरा है इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। ए ने बी का मर्डर किया है और ग्राउंड पे जहाँ पे मर्डर हुआ था वहां पे कुछ निशान दिखाए गए हैं स्ट्रगल के या जूतों के, तो इसे हम इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू कहेंगे। और चौथा चीज है वो है अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन है कि ए ने बी को पॉइजन दिया था और ए जो था वो बी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था, तो ये हम कह सकते हैं कि ए ने जरूर, ए को इस अपॉर्चुनिटी थी, उसे पता थी कि उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है और अगर उसे वो पॉइजन देगा तो उसे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ये 4 चीजें हैं जो इस सेक्शन में बताई गई है और ये रेलेवेंट फैक्ट के अंदर काउंट होता है। अब आते हैं सेक्शन 6, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। कोई भी ऐसा फैक्ट जो मोटिव के बारे में दिखाता हो या प्रिपरेशन दिखाता हो, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है। अब मोटिव क्या होता है? मोटिव एक ऐसी चीज होती है जिससे विच मूव्स और इंड्यूसेस द माइंड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा चीज है जिससे कि आप एक्ट करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है। अब मोटिव कब रेलेवेंट होता है? मोटिव या प्रिपरेशन मोटिव जनरली तभी रेलेवेंट होंगे जब कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होता है, तब वो रेलेवेंट कहलाता है। यहाँ पर एक केस है नाथुन सिंह वर्सेस एम्पेरर। एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ मोटिव डज नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोसिक्यूशन केस। अगर मोटिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है प्रोसिक्यूशन के केस पे कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। मोटिव तभी सिग्निफिकेंट बनता है जब इन्वॉल्व सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और वो तभी सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट तभी होता है जब किसी भी प्रकार का डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं होता है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? ये एक बेसिकली डिजाइन होता है, एक प्लान आप बनाते हैं जिससे कि आप उस एक्ट को कर सकें। आप इलस्ट्रेशन डी देख सकते हैं, उसमें बात की गई है द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। क्या कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट विल है ए का? द फैक्ट दैट नो लॉन्ग देयर फॉर the date of alleged will, A made inquiry into matters to which the provision of the alleged will relate। दूसरा बात ये कहता है कि विल जब क्वेश्चन में आया तो उसके आने से पहले उसने जो है विल के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली, उसने कंसल्ट किया एडवोकेट को भी और उसने कुछ ड्राफ्ट्स भी प्रिपेयर किए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसने क्या किया, उसने प्रिपरेशन की। तीसरी जो इस सेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्ट। कंडक्ट किस तरह का? तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि किसका कंडक्ट रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन
6 के क्लॉज 2 में दिया है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का, और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एजेंट का, to any proceeding in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offence appear who is the subject of any proceeding is relevant. अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन का मतलब एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जिससे कि ये प्रोसीडिंग जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे बात की गई है विक्टिम की। ये 3 पर्सन है जिसके कंडक्ट को रेलेवेंट माना गया है। सबसे पहला पार्टी, दूसरा एजेंट, तीसरा विक्टिम। किस तरह के कंडक्ट को रेलेवेंट मानते हैं? तो वो कंडक्ट जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्ट इन इशू को, उसे हम प्रीवियस कंडक्ट मानते हैं, और वो कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी फैक्ट इन इशू से, उसे हम सब्सिक्वेंट कंडक्ट मानते हैं। प्रीवियस कंडक्ट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए के ऊपर इल्जाम लगा है बी को पॉइजन देने का। द फैक्ट कि बी के मरने से पहले ए ने सेम प्रकार का पॉइजन खरीदा था जो उसने बी को एडमिनिस्टर किया। तो ये क्या है? ये उसके प्रीवियस कंडक्ट के बारे में बताता है और ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का एग्जाम्पल, ए ने बी को रॉब किया है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो बी को रॉब करने के बाद सी ने ए के प्रेजेंस में ये कहा कि पुलिस आ रही है देखने के लिए कि बी को किसने रॉब किया है, एंड ये सुनने के बाद ए वहां से चला जाता है। तो ये क्या बता रहा है? ए के सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बता रहा है और ये रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। कंडक्ट का 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो है वो ये बात करता है कि द वर्ड कंडक्ट जो दिया गया है इस सेक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, स्टेटमेंट के साथ कुछ एक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए, तभी जाके वो रेलेवेंट कहलाएगा। दूसरा है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, जब भी किसी व्यक्ति का कंडक्ट रेलेवेंट होता है तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, जो भी स्टेटमेंट उसको किया गया हो, और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, उसके प्रेजेंस में किया गया हो, जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट करता हो, वो भी रेलेवेंट कहलाएगा। इलिस्ट्रेशन जे देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड। क्वेश्चन ये है कि क्या ए का रेप हुआ था। The fact that shortly after the alleged rape, A made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. ए का रेप हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन में है। रेप होने के बाद उसने तुरंत कंप्लेंट किया, ये क्या है? ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंडक्ट स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड करता है, बल्कि उसके साथ उसका एक्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, बिना कंप्लेंट किए, ए सेड दैट ए हैड बीन रेप्ड, ए कहती है कि ए का रेप्ड हुआ है, तो वो रेलेवेंट नहीं कहलाएगा कंडक्ट के रूप में, लेकिन वो रेलेवेंट हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26 और एज कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160। तो 3 चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। सेक्शन 6 ऑफ बीएसए में मोटिव पहला, दूसरा प्रिपरेशन, और तीसरा है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। बातें आगे सेक्शन 7 की ओर। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसमें 5 तरह की चीजें दी गई है जो कि रेलेवेंट कहलाती है। सबसे पहले किसी भी तरह का इंट्रोडक्टरी या एक्सप्लेनेटरी फैक्ट विच सपोर्ट और रिब्यूट एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट।